हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वर्ड्स। मेरा नाम अजीत शर्मा और आज मैं आपको लेकर आया हूं आपके बीच में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन, जिसमें आपको सबसे पहले आज मैं इसमें बताने वाला हूं भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल पर लगातार बने रहिए। ठीक है, तैयारी हम लोग की बहुत तेज़ी से चलेगी और ये जो सीरीज जो चलेगा मेरा आर एग्ज़ाम के लिए और आने वाला CHSL के लिए, क्योंकि ये पोर्शन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो इसलिए इसमें सभी लोग पढ़ सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियो को लगातार मिलती रहेगी और कम टाइम में ही रेगुलर पढ़ाई से वो सारी चीज़ें जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। अब देखिए, भारत का संवैधानिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एक रूल नियम बनाकर किस तरह से अधिक विकास हुआ था, कैसे हम लोगों ने नियम बनाया, संविधान कैसे बनाया, इन सब चीज़ों को लेकर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में पूरा एक बार शॉर्ट में हम देखेंगे। देखिए, इसके बाद संवैधानिक जो विकास हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के लिए, भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसदीय अधिनियम लागू बनवाया था। ठीक है, 1773 से लेकर 1853 तक का उनको टेंडर ये मिला हुआ था कि उस पर यहाँ पे आकर वो क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दूसरा अधिनियम लाया गया ब्रिटिश ताज के शासन में पारित अधिनियम 1858 से 1947। दो तरह का अधिनियम है। अब इसमें हम देखेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में आएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रिटिश के 700, यानी देखिए यहाँ से यही से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, हमें राज करना है, रेगुलेशन चलाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्ट बनाए हैं जो कब बना था, 1773 में। इसके द्वारा क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा पद नाम दे दिया गया कि जो बंगाल के गवर्नर होंगे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और उनकी सहायता के लिए 4 अलग से कार्यकारी सदस्य होंगे। यानी अब जो होगा, जो गवर्नर जिसको बोला जा रहा था वो गवर्नर जनरल हो जाएगा और उसके 4 सदस्य होंगे। इसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्षों का होगा। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अगर बात करें सबसे पहले की, तो वारेन हेस्टिंग जो थे प्रथम गवर्नर जनरल बने थे उस समय। फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल, बाउंसिंग के न्यू सदस्य बने थे। बाकी जो 4 सदस्य होते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आता है, वारेन हेस्टिंग को लेकर। तो ये क्या थे, बंगाल के जो सबसे पहले अगर गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग बने थे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, जो क्वेश्चन लगातार आते हैं जिस यहाँ से उस चीज़ को हम ज़्यादा से कवर करेंगे। यहाँ पर चीज़ें बता दी गई, रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसमें कहा गया गवर्नर जनरल कहा जाएगा और पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग बन गए। इसके बाद देखिए, इसके प्रमुख यहाँ पर देखिए विदेश नीति मद्रास, ये सब चीज़ें थी। अब मेन पॉइंट आता है जहाँ से क्वेश्चन आता है, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अब देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया, हाई कोर्ट बनाया गया। इसी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी जब बनाया गया तो उस समय क्या थे कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 उसके सहयोगी थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय में उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया। अब उसी के बाद देखिए 74 के 10 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो ये चीज़ें यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई। अब देखिए, इसके द्वारा कंपनी व्यापार के पृथक्करण किया गया है। इस एक्ट के निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, राजनीतिक मामलों के लिए। इसके बाद ये जो है अधिनियम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी किसी विशेष परिस्थिति रहेगा तो वहाँ पे वो अपने जो भी निर्णय लिए रहेंगे उससे वापस हो सकते हैं। ठीक है, और लागू भी कर सकते हैं, ये उनके लिए पावर दे दिया गया। अब देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से 3 है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा तुरंत सारे आंसर हो जाएंगे। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। और क्या था जिसमें कि दोनों अधिकार जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। ठीक है, 1793 में चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट कब आया गया, 1793 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1793 में। कंपनी, इसमें क्या था, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो अधिकार इनके जो 93 तक थे, अब उनको क्या था उसमें इस समय इस चार्टर एक्ट लाकर 20 साल और बढ़ा दिया गया।
अब 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपलब्ध किया गया कि हर साल शिक्षा को लेकर भारत में क्या होगा, 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ और चाय के व्यापार का उसका अधिकार बना धीरे धीरे। फिर 1833 में आता है, चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक देखिए जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन जब ये रेगुलेटिंग एक्ट में था, लेकिन जब 1833 एक्ट लाया गया तो इसमें ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का होगा। अभी तक बंगाल का था, लेकिन अब क्या होगा, पूरे भारत का होगा। अब इस चार्टर की धारा 87 के अनुसार यदि कोई भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वर्ण, वंश के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था, देश की शासन प्रणाली के निगरण कर दिया गया था। इसके बाद जो मेन पॉइंट था, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जब रेगुलेटिंग एक्ट बना था तो उस समय जो बनाए थे तो वो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। और जब पूरे देश में क्लियर हो गया था गवर्नर जनरल तो उसमें सबसे पहला जो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। ठीक है, समझ कर जो व्यापारिक कार्य थे कंपनी को उस समय समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, अब गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य होता था, जो सलाहकार जिसे बोल सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले मैकाले बना था, जो सलाहकार था कानूनी, सबसे पहले मैकाले, तो इसको भी लेकर क्वेश्चन आता है। बाकी सब चीज़ें पुरानी हैं। इसके बाद आता है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों का कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करके अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी जितने भी कार्यपालिका और शक्तियाँ थी और विधायिकाएँ थी, दोनों का काम अलग अलग कर दिया गया, दोनों का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया 1853 में। तो देखिए 5-7 हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। इसके बाद देखिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन बोर्ड की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन यहाँ पर टिक कर लिया है। अब इन्हीं के क्वेश्चन को हमें करना है। सबसे पहले देखिए भारत में किस अधिनियम के कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। देखिए सीधे आ गया आपका कौन से अधिनियम से, 1773 के अधिनियम से। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था। किस एक्ट के तहत बनाया गया था, 1793 एक्ट की तरफ बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना 74 में ही की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, ये थे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में से कौन सा कथन सही है, बताना, सही गलत बताना। देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये देखिए एकदम बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नहीं, लेमेस्टर नहीं थे, मैकाले थे। ठीक है, लेमेस्टर नहीं थे, यहाँ पे कौन था, एलिजा इम्पे थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इम्पे थे। तो ये रॉन्ग हो जाता है, यानी आपका इसमें से पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आजकल ट्रेंडिंग बना हुआ है कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप जो सबसे इजी जो है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे का पहला। ठीक है, ये एक मिल गया आपका। उसके बाद देखिए इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई। आपने अभी पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्य थे उनकी नियुक्ति कब हुई थी, चार्टर अधिनियम 1833 में हुई थी। तो इसका तो सामने सामने आंसर है। ठीक है, 2 आंसर हमें मिल गए। अब देखिए हम मिलाते हैं एक बार कि कौन से आंसर। देखिए बी का 4, बी का 1, देखिए बी का 1 ये है और डी का 4 ये है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बारे में हम डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे कितने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है। अब देखिए अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखिए चार्टर, ये 1813 चार्टर एक्ट में भी बोला गया है और जनरल कमेटी ऑफ पर्सन इंस्ट्रक्शन में भी इस चीज़ की नींव रखी गई थी, बताया गया था। और 5वीं और अंग्लविद विवाह भी इसमें था। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ाया। 1813 में इन्होंने क्या किया था, चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये दिया। फिर 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। तो सारी चीज़ें क्या हैं, शिक्षा के लिए थी, इसलिए तीनों ऑप्शन वहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए किस अधिनियम के तहत
ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब देखिए ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो देखिए ये कब हुआ था? 1813 में। 1813 में अधिनियम क्या कहता था? इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 में चार्टर अधिनियम कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, यानी धीरे धीरे समाप्त हुआ था। पहले 1813 में उसमें चाय और बाकी चीन के साथ व्यापार समाप्त किया था, छोड़ दिया था। उसके बाद धीरे धीरे टोटल जो व्यापारिक चीज़ें थी वो सबको खत्म कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो ये आजकल ट्रेंड बन गया, तो इसलिए आप इसे घबराइए मत। चीज़ें इजी होती हैं, आप एक बार पढ़ेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक आधिपत्य को, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा, देखिए किसके बारे में बात हो रही है? इसने चार्टर एक्ट 1813। देखिए अगर आप चार्टर एक्ट 1813 अच्छे से जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ पर इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधित्व यानी जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकता था, लेकिन अब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी पहले तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि पहले सिर्फ चाय और इसको छोड़ा था, बाद में जब अधिनियम में आया तो उसमें क्या हो गया? पूरी तरह से वो चीज़ें हट गई। यानी यहाँ पर देखिए इस कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। भारत का राजस्व और ब्रिटिश संसद में नियंत्रण में, नहीं ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं कि 1813 द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो चीन और चाय के व्यापार पर अधिकार बना था वो समाप्त कर दिया गया था। इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश कानून की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। इस एक्ट में कंपनी के आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और राजस्व सौंपा गया। ये ब्रिटिश कानून की संप्रभुता को प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार यानी पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ पर देखिए चार्टर एक्ट 1833 में, इसी में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ धीरे धीरे वो क्या होगा उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिए। जैसे देखिए अगर बात करें चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या था? सबसे महत्वपूर्ण धारा थी इसमें संख्या 18, जिसमें यह कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, कलर अथवा इसमें से किसी भी कारण कंपनी को अधीन पद या सेवा में अयोग्य नहीं माना जाएगा। मतलब हर जगह वो क्या हो जाएंगे? उसमें उनका साथ देंगे, यानी उनके साथ काम करेंगे। तो ये चीज़ जो थी 1833 में कही गई थी। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी मैं वीडियो को यहीं रुकूंगा, मैं धीरे धीरे चैप्टर को ले चलूँगा। जितने भी चैप्टर होंगे सारे चैप्टर को हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले सभी को कर देंगे। कल जो हमारा चैप्टर बन जाएगा वो हो जाए ब्रिटिश ताज के शासन पारित अधिनियम। ठीक है, तो आप लोग लगातार बने रहिए, पर डे हम लोग एक एक चैप्टर करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।